जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके का बुक, यानी ये लुसेंट का सब्जेक्टिव बुक है जिसमें हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी मान लो। और भारत का भूगोल जो है इसका ये 5वां एक्सरसाइज होगा। इससे पहले हमने काफ़ी सारे एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं काफ़ी डिटेल में, तो उसको जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। हालांकि अभी हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु, पर उससे पहले ये 10 प्रमुख जलप्रपात है उसको देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। आपको ऊंचाई नहीं याद रखना है, किस नदी पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जोग को ही गोरसप्पा जलप्रपात कहा जाता है, यह है शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात या गोरसप्पा जलप्रपात ये कहाँ पे है? शरावती नदी पर। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसीलिए इसका हाइट भी याद कर लो, 255 मीटर। 250 मीटर याद रखो, काम चल जाएगा। यन्ना जलप्रपात यह है नर्मदा नदी पर। यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर। बाद में जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम रिपीट करवाएंगे। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। गौकक गौकक नदी पर। पाइकारा नीलगिरी क्षेत्र पे। चुलिया चंबल नदी पर। पुसाना चंबल नदी पर। बिहार जलप्रपात यह है टोंस नदी पर। आगे है धुआंधार जलप्रपात, यह है नर्मदा नदी पर। और हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। इसमें 4 से 5 आपको याद करने होंगे। एक तो है जोग जलप्रपात, काफ़ी इंपॉर्टेंट, शरावती नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। गोकक तो आसान है, गोकक नदी पर, याद ही हो जाएगा। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। बिहार कभी कभी पूछ लेता है, टोंस नदी पर है। धुआंधार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पर। और साथ ही अब पूछता है हुंडरू भी, तो हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर। तो टोटल 6 या 7 हुए, ये आप याद कर लो, फिर से रिपीट कर लो। जोग या गोरसप्पा कहाँ पे है? शरावती नदी पर। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। गोकक गोकक नदी पर। चुलिया चंबल नदी पर। बिहार टोंस नदी पर। धुआंधार नर्मदा नदी। और हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। आगे दिया गया है भारत की जलवायु, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। विश्व का जलवायु जो करके था, एक जलवायु एक्सरसाइज था, वो मैंने कंप्लीट किया था। आगे इसमें बस भारत के बारे में दिया होगा, तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं, पर पहले बता दें कि अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा अध्ययन केंद्र मैथ। अभी RS अग्रवाल का मैथ हम चला रहे हैं, न्यू एडिशन है, 2020 का एडिशन है, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। चलो स्टार्ट करते हैं। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान का जलवायु कहते हैं। एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे हालांकि दिया गया है जलवायु और मौसम मीन्स वेदर और सीजन में डिफरेंस क्या होता है। वेदर जो होगा वो क्षणिक काल का होगा, मीन्स आज थोड़ा ठंडी है, कल गर्मी हो जाएगा। आज बरसात का टाइम हो रहा है, हवा बहेगा, फिर ठंडी होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया वेदर आपका, ठीक है ना। मोबाइल पे जो ब्रॉडकास्ट होता है वो वेदर ब्रॉडकास्ट होता है, सीजन नहीं होता। सीजन लंबे साल का, कम से कम 25 से 30 साल तक के टेन्योर को कहा जाता है सीजन। ये क्लियर हुआ होगा। अगर सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए तो आप ये लिख सकते हो, जो मौसम जो है दिन व दिन की गतिविधि है, ठीक ना, लेकिन सीजन जो है वो कई सालों की गतिविधि है। सिंपल भाषा में कह सकते हो ऐसे, ठीक। तो जलवायु हम समझ लिए। आगे दिया गया है भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। जब भी उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु का जिक्र हो, मतलब 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर बारिश यहाँ होगा। एवरेज बारिश यहाँ पे कितना होगा? 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर, इतना जहाँ बारिश होता है उसी को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय मानसून। ओके, आगे मीन्स मौसम के बारे में लिखा गया है कि किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए, जैसे कि एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहा जाता है। मीन्स ये छोटे टाइम पीरियड के लिए अगर चेंजेज आएगा तो उसे हम मौसम कहेंगे, लेकिन लंबे मीन्स जैसे 25 साल 30 साल का होगा तो उसे हम जलवायु कहेंगे। जैसे अगर इंग्लैंड की हम बात करें तो वहाँ पे क्या है, काफ़ी ठंडा जगह है, तो उसका हम उसका जलवायु कहेंगे। अगर लेकिन साउथ अफ्रीका चले जाओ, वहाँ पे काफ़ी गर्मी है, तो उसका हम वो जलवायु कहेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बारिश हो गया 4 दिन के लिए, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि जलवायु ही ऐसा है, उसको हम कहेंगे मौसम खराब हो गया है। ओके, आगे लिखा है कि भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 ईस्वी में आरंभ की गई थी। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। भारत में मौसम संबंधी जो संस्थान है वो कब स्टार्ट किया गया? 1875 ईस्वी में। उस टाइम का इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? शिमला था। वर्तमान में कहाँ पे है ये हेडक्वार्टर? पुणे में, याद रखना। वर्तमान में मौसम विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में है। आगे दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था?
1914 से 18 के बीच। ओके, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया, याद रखना पुणे लाया गया। अब भारत के मौसमी संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित करते हैं। मौसम संबंधी मानचित्र हो या सिंपल हम लोग जो पॉलिटिकल मैप खरीद के लाते हैं स्टेट के बारे में पढ़ने के लिए, अगर नहीं लाए हो जरूर खरीद के अपने आगे चिपकाओ और उसको देखो, काफ़ी हेल्प मिलता है उससे। तो वो कहाँ से प्रकाशित होता है? पुणे से प्रकाशित होता है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि भारत का मानचित्र जो होता है वो कहाँ प्रकाशित होता है, तो पुणे से प्रकाशित होता है। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारण हैं। भारत का जलवायु जो इस प्रकार है उसको दो कारण से ऐसा है। पहला दिया गया है उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। एक बार लोकेशन अगर हम बात करें तो मान लो ये नीचे वाला इंडिया है, ये हमने इसे थोड़ा बना दिया, मीन्स ये ईस्टर्न वाला पार्ट, ऊपर में मान लो कश्मीर ये बना दिया है और यहाँ पे गुजरात बना दिया। ओके, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। इम्पैक्ट जो जलवायु करता है वो करता है, एक तो यहाँ पे हिमालय है ये प्रमुख, क्योंकि इसी से नदियाँ बहती है तो काफ़ी इम्पैक्ट ये डालता है, ठंडा प्रदेश कर देता है। और इस साइड जो हिंद महासागर है, अरेबियन सी है, उससे क्या होता है हमारे देश की जलवायु पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब क्या सब कारण दिया है देख लो कि उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती है। इस साइड से जो चीन के साइड से या फिर ऊपर के साइड से जो हवा आएगा कजाकिस्तान सब के साइड से, उसको आने से ये रोकता है हिमालय। दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श रूप में पाई जाती है। और भी कई सारे रीजन थे, जैसे हिमालय का आप ये बता सकते हो कि हमारे देश में 2 बार मानसून आता है, तो ये सब भी कारण है, पर यहाँ पे शॉर्टकट में समझाया गया है, अभी बस इतना ही समझो। मैं इसीलिए अधिक समझाने का प्रयास यहाँ पे नहीं किया क्योंकि देखो लुसेंट अपने आप में एक नोट है, ठीक ना। मैं कभी ये भी नहीं सलाह देता कि इसको आप शॉर्टकट करके पढ़ लो या फिर कभी इसको बहुत डिटेल में पढ़ो। आप अगर बीपीएससी पीटी तक, यूपीएससी की पीटी तक भी इसको लेके चलते हो ना तो सफिशियंट है बुक के दृष्टिकोण से। अगर आप मैप में काम करोगे तो बुक को छोड़ दो, मैप का एक अलग क्लास करो, उसमें करो, ठीक। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती है। कौन कौन सा ऋतु है? तो पहला है आपका शीत ऋतु, फिर आता है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। भारत में कितने ऋतु हैं, कितने मौसम है? तो 4 मौसम है। शीत ऋतु जो होता है ये दिसंबर से लेकर मार्च तक चलता है। एग्जैक्ट डेट का कोई तो फिक्स है नहीं, दिसंबर से लेकर मार्च तक क्या होता है, शीत होता है, ठंडा का टाइम होता है। फिर आता है ग्रीष्म काल, गर्मी का टाइम, 16 मार्च से लेकर, मार्च याद रखो, मार्च से लेकर जून तक। फिर वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक और शरद ऋतु सितंबर से दिसंबर तक। ओके, जिसमें वर्षा ऋतु थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जून से लेकर सितंबर तक वर्षा ऋतु होता है। पूछ लेगा कि वर्षा ऋतु कब से कब तक होता है, तो जून से लेकर सितंबर तक। नोट में दिया गया है ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती है। मानसून पवनों के आवागमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इसको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। मीन्स ये जो मेजर किया गया है, ये मेजर किया गया है जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमता है और सूर्य के चारों साइड भी घूमता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा मान लिया गया है, ठीक ना। लेकिन फिर हवा बहती है वो अलग अलग होता है, किसी टाइम अधिक गर्मी होती है तो उसमें वाष्पीकरण अधिक तेजी से होगा, तो उस पर भी क्या करता है ये इम्पैक्ट पड़ता है। फिर प्रदूषण का लेवल आगे जितना बढ़ेगा उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जिससे जो मौसम होता है वो इम्पैक्ट पड़ता है। अगर उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ एवं जेट स्ट्रीम के कारण होता है। ओके, यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा, इसका मैंने कई बार जिक्र किया। जब मैं भारत की नदियाँ साइड पढ़ रहा था उस टाइम मैंने जिक्र किया कि तमिलनाडु के साइड में, तमिलनाडु में ही सबसे अधिक वर्षा होता है शीत के टाइम में। मीन्स ठंडी के टाइम में जो बारिश होता है वो आपको साउथ इंडिया में अधिक देखने को मिलता है। तो वो क्यों होता है? पश्चिमी विक्षोभ। जहाँ भी ठंडा के टाइम में बारिश का जिक्र हो ना तो आपको ये वर्ड मिल ही जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। तो जहाँ भी ये जिक्र हो कि ठंडी के टाइम में बारिश क्यों होती है तो आपको टिक करना है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी के टाइम में बारिश होती है। ओके, राजस्थान में इस वर्षा का मावट कहते हैं। राजस्थान में इस टाइप के वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। आगे दिया गया है जाड़े के दिनों में, मीन्स जनवरी से फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण ऐसा होता है। ओके, कहाँ पे होता है? देखो आपको इसमें क्या सब इंपॉर्टेंट रखना है।
शीत ऋतु में ठंडी के टाइम में वर्षा क्यों होता है? तो पश्चिम विक्षोभ के कारण। भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में ठंडे के टाइम में बारिश होता है? हो जाएगा आपका तमिलनाडु, यानी तो कोरोमंडल तट उसी को कहा जाता है। साइड में जो घाट है आपको उसी को कहा जाता है कोरोमंडल तट। वो क्यों होता है? तो या तो पश्चिमी घाट रहेगा, या नहीं तो जब मानसून वापस आता है, लौटता है, क्योंकि भारत में 2 बार मानसून आता है, ठीक ना, क्योंकि इसका जो भौगोलिक ऐसा है ना, इसके कारण ऐसा होता है। तो अधिकतर आपको पश्चिमी विक्षोभ ही आएगा, तो लौटता हुआ मानसून कभी कभी पूछ दे एक्सेप्शन, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ तो याद ही रखो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आगे है, ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। इस सेंटेंस को फिर से पढ़ो। ग्रीष्म काल में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में काफ़ी तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसमें गरज के साथ वर्षा होता है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर और बंगाल में इसको काल वैसाखी कहा जाता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है काल वैसाखी। वहाँ पे एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम लिखा गया है, चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, एवं कॉफ़ी वर्षा भी कहा जाता है। ये कॉफ़ी की कृषि के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, इसीलिए इसको कॉफ़ी वर्षा भी कहा जाता है। किस टाइम में होगा? ग्रीष्म ऋतु में। ओके, और ये असम पश्चिम बंगाल में मेनली होता है, और साथ ही कर्नाटक में भी हो रहा है ये। आम के फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। जब हम भारत में वर्षा का सच पढ़ रहे थे तब इस सब का जिक्र किए हुए थे। ओके, आम्र वर्षा क्यों कहा जाता है? मीन्स नॉर्थ इंडिया में पूरे में इसको आम्र वर्षा ही कहा जाता है, क्योंकि हालांकि अब तो इसको जैसे पहले की बात करें तो मार्च और अप्रैल कहा जाता है अभी, लेकिन पहले इसको आम का सीजन ही कहा जाता था, क्योंकि इसमें आम काफ़ी अधिक होता था। अब आम कम हो रहा है तो इसको हम जनवरी फरवरी मार्च ऐसे कह रहे हैं। नहीं तो अगर आप अपने दादाजी से बात करो तो कहेगा आम का सीजन था, हम लोग ये कर रहे थे। तो पहले आम का सीजन ही होता था, आम के टाइम में वर्षा हुआ तो वो आम्र वर्षा ही हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा नामकरण किया जाता था। तो ये आम्र वर्षा अगर आपको इस मीन्स मंथ नहीं याद हो तो मार्च और अप्रैल के टाइम में क्या होता है, आम का टाइम आता है, तो उस टाइम में जो वर्षा होगा उसको हम आम्र वर्षा कह लेंगे। आगे प्रश्न है आपका, उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। मीन्स गर्मी के टाइम में जो तेज हवा चलती है, जिसमें पानी का बहुत मीन्स वैसा हवा जिसमें आर्द्रता काफ़ी कम होगा, उसको हम क्या कहेंगे? लू कहेंगे। ये मेनली कहाँ बहेगा? तो ये आपको नॉर्थ में बहेगा, नॉर्थ और मीन्स राजस्थान के साइड में रेगिस्तान है, और नॉर्थ दिल्ली के साइड में इधर अधिक बहेगा ये। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंतः उष्ण अभिसारण उत्तर की ओर से खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवत रेखीय पछुआ पवन और दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण पूर्वी वाणिज्य पवन विषुवत रेखा को पार करके फेरेल के नियम के अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगता है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ पे अधिक नहीं जानना है, इसमें आपको एक तो ये जानना होगा कि मानसून गर्त जो होता है ये क्या होता है। तो उष्ण दाब के कारण जो गतिविधि होगा उसे हम उष्ण गर्त कहते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में, अगर यहाँ पे हम छोटा सा मैप बना दें, 1 मिनट थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक ना, तो आपको आसानी से समझाने में हमको ठीक रहेगा। देखो इरेज हो गया। जैसे ये मान लो नीचे वाला पार्ट हमने इंडिया बनाया है, और ये ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे समझ लो ये मीन्स राजस्थान का पार्ट है और ये पाकिस्तान का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है? उष्ण दाब अधिक होता है, तो इस साइड में क्या आएगा? मानसून गर्त आएगा। क्लियर? और ये नीचे जो लिखा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, अगर हम बात करें तो ये हो गया दक्षिण वाला साइड, नीचे वाला साइड क्या होता है? दक्षिण, ये होता है पश्चिम, और नीचे आपका, अच्छा 1 मिनट एक फिगर और बना देते हैं थोड़ा सा, हो गया। ये देखो ये आपका मान लो पृथ्वी है, ये मैंने पृथ्वी बना दिया, गोला सा दिख रहा होगा, एक और कर दें, ये हो गया पृथ्वी। इसके बीच में ये है विषुवत रेखा, मीन्स जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। ये इक्वेटर हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। इधर ठंडी होता है, यहाँ भी ठंडी होगा। हमेशा हवा जो होता है, वो एक साइंटिस्ट यहाँ पे नाम जिक्र किया गया था, फेरेल, इन्होंने कहा है कि ठंडा हवा जो होता है वो गर्म की तरफ बहेगा। मीन्स हवा कभी भी ठंडे से गर्म की तरफ जाएगा। क्लियर? क्योंकि आप पढ़े होंगे कि आंधी क्यों आता है, तो जब टेम्परेचर मीन्स काफ़ी अधिक होता है तो वहाँ का हवा ऊपर चला जाता है, और फिर उस खाली जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए साइड वाला हवा उतना तेज़ी से उसको फिल करेगा, तो उतना तेज़ आंधी आएगा। क्लियर? मीन्स जितना आपको गर्मी देखने को मिलेगा उतना ही तेज़ उसके बाद क्या आता है? आंधी आता है। तो यही मीन्स उसका लॉजिक था। तो नॉर्थ से या साउथ से दोनों हवाएं किधर आएगी?
पोल की तरफ यहाँ पे आएगी, भूमध्य रेखा पे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है और यहाँ पे हवा ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ ये हवा आता है, ये भी हवा इधर की तरफ आता है। पर नीचे क्या है, अधिक ठंडा है, नीचे अधिक ठंडा होता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमा ही रहता है। ऊपर तो मान लो सन का लाइट आ जाता है तो थोड़ा गर्म भी हो जाता है, ये नहीं होता। तो इधर से जो हवा आता है वो काफ़ी तेज आता है, तो ये हवा इसको पार कर जाता है, ऐसे मीन्स मूव कर जाता है, धरती घूमती है ना, तो ये थोड़ा मूव कर जाता है। तो ये विषुवत रेखा को पार करते हुए जो इंडिया आ जाता है उसे ही हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। थोड़ा समझना था, इतने डिटेल में आपको जानना भी नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि भारत में अधिकतर वर्षा किसके कारण होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। और अगर नाम से क्लियर देखें तो इस साइड से दक्षिण हुआ, इस साइड से पश्चिम हुआ, तो ये ऐसे मूव करता है क्योंकि पृथ्वी हमारा किधर से किधर घूमता है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है, ठीक ना। फिर से रिपीट करता हूँ, कंफ्यूज नहीं करना, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है, इसीलिए हमको सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ओके, ये क्लियर होगा। और ये भी याद रखना है कि मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, इसी के कारण भारत में 80% बारिश होती है। अधिकांश बारिश जो 80% होता है वो किसके कारण होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होता है। आगे दिया गया है, भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित है। पहला है अरब सागर की शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये आसान सा लॉजिक हुआ। देखो, ये नीचे वाला पार्ट हुआ इंडिया का, इस साइड जो इसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, मीन्स यही बंगाल की खाड़ी, और इस साइड वाले पार्ट को कहते हैं अरब सागर, अरेबियन सी। आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में 2 प्रश्न का आंसर देना होगा। 2 ऐसी नदी का नाम बताओ जो बे ऑफ बंगाल में गिरती होगी, और फिर 2 ऐसी नदी का नाम बताओ जो अरेबियन सागर में गिरती है। काफ़ी मैं डिटेल में बताया था जब मैं नदी बताया हुआ था, और उसमें मैंने तो आपको मैप भी दिखा दिया था। चलो आगे प्रश्न दिया गया, इसमें मीन से दिया गया है कि अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। तो सिंपल सा लॉजिक है ये, हमारे देश में जो मानसून आता है वो आता है दक्षिण पश्चिम से, तो सबसे नीचे पार्ट जो होगा वही उसी देश को सबसे पहले टच करेगा। तो यहाँ आपका पड़ जाता है केरल, तो केरल में सबसे पहले क्या आता है, मानसून आता है। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करवा देता है। इसे मानसून ब्रस्ट कहते हैं, मीन्स प्रस्फोट कहते हैं, विस्फोट कहते हैं। ओके, गारो खासी जयंतिया जब भी जिक्र आए तो आपके दिमाग में एक ही आना चाहिए, मेघालय, ठीक ना। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण स्थित जो मानसीराम है मेघालय में विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। जहां भी गारो खासी जयंतिया का जिक्र आए, चाहे वो जनजाति हो, नदी हो, पहाड़ी हो, आपका दिमाग सीधा जाना चाहिए मेघालय पे, ठीक ना। यहाँ पे अगर हवा टकरा रहा है तो बारिश कहाँ पे होगा, मेघालय में ही होगा, और इसके कारण मानसीराम में सबसे अधिक बारिश होता है। समझ रहे, 1141 सेंटीमीटर, जबकि अगर धान की खेती के लिए 200 सेंटीमीटर पानी चाहिए, जिसमें कि हमेशा धान में पानी लगा रहता है। तो मेघालय में कितना बारिश होता है, 1141 सेंटीमीटर बारिश होता है मेघालय में। दुनिया में सबसे अधिक बारिश होने वाला जगह है। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागरी, आपको इसमें इतना परसेंटेज नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो अधिक आर्द्रता लाता है, और अरेबियन सी वाला पार्ट क्या लाता है, कम लाता है, मीन्स बंगाल की खाड़ी वाला कम लाता है। अरब सागर मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होते हुए सीधा हिमालय पर्वत से टकराती है एवं वहां धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। धर्मशाला एक जगह है वहाँ पे। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोधक न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर पड़ती है। मीन्स जैसे हवा, थोड़ा समझ लो, कुछ अधिक खास समझना नहीं है पर थोड़ा समझ लो। जैसे मान लो हवा, चलो इंडिया में बना ही दूंगा नीचे से, अरेबियन सागर है, ठीक ना। यहाँ से बारिश क्यों होती है, जब वाष्पीकरण होगा, पहले वाष्पीकरण हुआ, यहाँ पे बन गया बादल, ठीक। अब इधर से हवा आया, क्योंकि पूरी तरह से डिपेंड करता है बारिश कहाँ होगी, तो वो हवा पे। तो हवा इधर से आया, बादल बहता हुआ शुरू हुआ। बादल अब रुकेगा कहाँ, जब उसको कुछ रुकने के लिए मिलेगा तब मिलेगा। तो इस साइड में क्या आता है, हिमालय पर्वत आता है, उससे वो टकराता है और फिर वहाँ बारिश करवाता है। अगर वहाँ हिमालय नहीं होता, इमेजिन करो अगर इंडिया में हिमालय नहीं होता उस साइड में, तो इंडिया में बिल्कुल भी बारिश नहीं होता। तब ये बारिश चला जाता सीधा चाइना रसिया के साइड में। अगर कहीं भी पहाड़ी नहीं होता तो फिर सीधा बहता हुआ चला जाता, किसी ओशियन में ही जाके बारिश हो जाता। तो हिमालय पर्वत या जहाँ भी पर्वत होगा उसको वो रोक लेता है और वहाँ पे बारिश हो जाता है। मेघालय में अधिक बारिश होने का रीज़न क्या है कि एक साइड से तो हिमालय है और एक साइड से गैरो खासी का जो पहाड़ी है वो है।
तो वहाँ पे एक पहाड़ी गर्त पाया जाता है, जिसके कारण बादल उसमें फंस जाता है और लगातार वहाँ पे बारिश होने लगती है। इसी के कारण मानसीराम में सबसे अधिक बारिश होती है। ये सब मैं शायद पर्वत पढ़ाया था या वर्षा पढ़ाया था, उस टाइम में मैंने इसका जिक्र किया हुआ था। ये तो जलवायु है तो उसमें थोड़ा ब्रीफली दिया गया है। चलो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण कैसा है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे अधिक है 73.7%, जून से सितंबर तक होता है ये। परवर्ती मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर तक 13% करीब। पूर्व मानसून काल ये मार्च से मई तक 10%, और शीत ऋतु ये 2.6% है, जनवरी फरवरी। ये मेनली तमिलनाडु में होगा, ठीक ना, साउथ इंडिया में होगा। अगर मैं बार बार तमिलनाडु बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में तमिलनाडु ना दे केरल दे दे तो आप एग्जाम में छोड़ दोगे ऑप्शन, ठीक ना, केरल पे भी टिक मार दोगे। साउथ का कोई भी दे देना उस पर टिक मार देना, लेकिन प्रायोरिटी किसको दोगे? तमिलनाडु केरल। इसको तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम से यहाँ कम बारिश होता है, पश्चिम विक्षोभ से कारण यहाँ पे बारिश होता है। शरद ऋतु को मानसून प्रवर्त काल कहा जाता है, मीन्स रिटर्निंग मानसून सीजन कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इस चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तथा पश्चिमी तटियों में गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है। ओके, तो यहाँ आपका ये एंड हो गया, मीन्स जलवायु। आगे है भारत की मिट्टियाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए और उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।